हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो फाइनली अपना ये जो चैप्टर अपन लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके अपन ने ऑलरेडी 2 से 3 सेशंस ले लिए, राइट। ट्रेड टू टेरिटरी, याद आ रहा है बच्चों कैसे एक ट्रेड जो है वो टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। चलो अपन ने इसका जो लास्ट टॉपिक जो लास्ट सेशन में देखा था वो था टीपू सुल्तान, है ना, द टाइगर ऑफ मैसूर। उसकी अपन ने वर्ड देखी थी, उसके अपन ने बारे में डिस्कस किया था। आज बच्चों अपन डिस्कस करेंगे मराठास के बारे में और कोशिश करेंगे कि इस सेशन में अपना ये जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जो इसका स्टार्टिंग है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, वॉर विद द मराठास, मतलब मराठास की जो वॉर हुई कंपनी से। अपन स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं ना बच्चों की कंपनी जो है किस तरीके से अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रही है, अपनी टेरिटरी को बढ़ा रही है। मतलब कंपनी का सिर्फ एक ही मोटिव हो चुका है कि वो कैसे भी करके जो उसका ट्रेडिंग है, जो उसका बिजनेस है, वो पूरे इंडिया में फैला दे, हर तरफ कंपनी का रूल ही चले। जो जो उसके अगेंस्ट में जा रहा है कंपनी उससे फाइट लड़ रही है, वॉर लड़ रही है, और अगर उसके फेवर में नहीं आता तो फिर कंपनी उसको डिफीट कर रही है, मार रही है। तो मराठास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हो गया था, लेट 18 सेंचुरी के अंदर सारे के सारे जो मराठास थे वो सब अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड हो गए थे। मतलब स्टेट्स के अंदर वो अपने अपने टेरिटरी को बचाने के लिए अलग अलग जगह पे डिवाइड हो गए और वो सेटल्ड हो चुके थे। हर एक ग्रुप के अंदर एक चीफ था जिसको अपन सरदार बोलते हैं, ठीक है। और वो चीफ जो था अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। डायनेस्टी मतलब जो प्रथा चली आती है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, सरदार का बेटा सरदार बनेगा, उस डायनेस्टी, वैसे डायनेस्टी से ही वो चीफ जो है इलेक्ट होता था। जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, चार अपन एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखे हैं। इन चीफ का एक ही काम होता था कि वो कैसे भी करके सारे के सारे मिले और उनके बीच में से एक पेशवा निकलेगा जो पूरा का पूरा उस मिलिट्री को रूल करेगा। फॉर एग्जाम्पल सारे मराठास अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड, एक ग्रुप बना, उस ग्रुप का एक मेंबर होगा चीफ। वो चीफ क्या करेगा, एक पेशवा को सेलेक्ट करेगा और वो पेशवा क्या करेगा, पूरी आर्मी पूरी मिलिट्री को रूल करेगा, लीड करेगा। ठीक है, चलो ऐसा स्टार्ट हो गया। अब इनके जो बेस था, जो मेन कॉन्फेडरेसी का बेस जो था इनका, जो सारे के सारे ये जहां से रूल होंगे, वो बेस इन्होंने बनाया पूना में, इसको बनाया पुणे बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब सब चीजें रेडी हो गई थी, सारे स्टेट्स में ये लोग डिवाइडेड है, इनके पास इनका पेशवा मिल चुका है। पेशवा याद आ रहा है, पेशवा बाजीराव, बाजीराव मस्तानी पिक्चर में से, है ना, वो भी छत्रपति से मिलने जाता था, याद आ रहा है। उसी तरीके से छत्रपति क्या हो गया, सरदार हो गया, एक तरीके से चीफ हो गया। पेशवा उसके अंडर में था जो पूरी मिलिट्री को रूल कर रहा था, जगह जगह अपनी टेरिटरी को वो भी एक्सपैंड कर रहा था। तो वही चीज कंपनी ने भी की। कंपनी ने क्या किया, मराठास के साथ बहुत सारे वॉर लड़े, बहुत सारे इसलिए क्योंकि एक जीत नहीं पाई ना। स्टार्टिंग में जब पहला वॉर हुआ 1782 के अंदर, वहां पर कोई भी तरीके से जीता नहीं, ठीक है। वो एक तरीके से म्यूचुअल हो गया और वो जो था वो साल भर के अंदर ट्रीटी साइन करी गई कि भैया इस वॉर का जो रिजल्ट है वो कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग उसके लिए फिर प्रिपेयर हो गए। मराठास ने फिर से अपनी आर्मी को इकट्ठा किया, कंपनी ने भी फिर से अपनी मिलिट्री आर्मी को इकट्ठा किया और सेकेंड वॉर के लिए चल पड़े। तो सेकेंड वॉर हुआ मराठा का 1803 से 1805, 2 साल तक चला। और इस बार इस वॉर के अंदर क्या हुआ, मराठास के हाथों से एक दो स्टेट जो स्टेट्स थी वो कुछ चली गई, वहां पर कंपनी जो है वो जीत गई, कंपनी ने अपना रूल कर लिया। जैसे कि ओडिशा, ओडिशा के अलावा जो यमुना रिवर का नॉर्थ पार्ट जितना भी है वो सारा का सारा कंपनी ने अपने अंडर में टेक ओवर कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोई रिजल्ट नहीं निकला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ बच्चों, कंपनी जीत गई, मराठास हार गए। चलो ठीक है, अभी मराठास के पास और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, अपन ने स्टार्टिंग में देखा ना, मराठास अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, फिर आगे बढ़े। जब थर्ड वॉर हुआ, उस थर्ड वॉर के अंदर कंपनी ने इतना बुरी तरीके से मराठा को हरा दिया था कि मराठा के पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ पावर्स ही नहीं बची, सारी की सारी आर्मी जो थी वो खत्म हो गई। ठीक है, जो रूल कर रहा था इनका पेशवा, उसके उसके पास भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो भी प्रॉपर तरीके से फाइट नहीं लड़ पाया। तो मराठास ने क्या किया, अल्टीमेट पेशवा को हटाया और उसको बितूर भेज दिया कानपुर के पास और बोल दिया भैया कि आपका जो है पेंशन जो है, पैसा जो है वो आता रहेगा, लेकिन अब आप हमारी आर्मी को लीड नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड वॉर के बाद कंपनी ने पूरी मराठा पावर को एकदम क्रश कर दिया था, खत्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था, कुछ बचा ही नहीं। एक तरीके से पूरा का पूरा मराठा का जो एरिया था ना कंपनी के अंडर में जा चुका था। ठीक है बच्चों, आया समझ में मराठा के साथ कितना बुरा हुआ। मराठास ने अपनी पूरी प्लानिंग करी, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गए, उन्होंने पेशवा भी बनाया, लेकिन पेशवा प्रॉपर तरीके से फाइट नहीं लड़ पाया। कंपनी अल्टीमेट मराठास की सारी स्टेट्स को अपने अंडर में ले लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है अपना द क्लेम टू पैरामाउंट सी। द क्लेम टू पैरामाउंट सी का मतलब देखो,
पैरामाउंट से एक वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, पैरामाउंट से का सिंपल सा मतलब था कि सबसे ऊपर, सुप्रीम। जैसे अपने कोर्ट की बात करते हैं ना, 3 तरह के कोर्ट है अपने पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन सा हो गया? एकदम हाई लेवल का, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। उसी तरीके से कंपनी ने क्या कर दिया, पैरामाउंसी नाम की एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया कि भैया अब लॉर्ड हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल, उसने जो बोल दिया वही फाइनल है। उसने बोल दिया कि भैया अगर हमारी टेरिटरी के ऊपर कोई सा भी थ्रेटन हुआ मतलब कोई वॉर का बात हुई, तो हम लोग अटैक कर देंगे। अगर हमें हमारा किंगडम पे जरा सा भी डर लगा कि वो हम पे अटैक कर सकता है, शक भी हुआ, तो भी हम उनको अटैक कर देंगे। मतलब एक तरीके से सबसे ऊपर बन चुके हैं, अब सुप्रीम लेवल पे कंपनी को लेके जाया जा चुका है। ठीक है, अब इस तरीके से थोड़ी अपना इंडिया चुप बैठेगा। तो वहां पर जो रानी चन्नम्मा थी, ठीक है, रानी चन्नम्मा ने क्या कर दिया, उसने इस सारी पॉलिसी को जो कंपनी ने बनाई पैरामाउंट से कि हम लोग सुप्रीम हैं, हम लोग सबसे ऊपर हैं, हमारा ही रूल होगा, उस पॉलिसी को लेके रानी ने क्या किया, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट दिखाया, अगेंस्ट में गई, उसको नहीं आया समझ में। यहाँ तक कि उसने क्या कर दिया, उसकी जो छोटी सी स्टेट थी ना कितूर, जो उसका आज अपन कर्नाटका बोलते हैं, वहां पर वो अपनी आर्मी को लेके, अपने एम्यूनेशन को लेके इकट्ठा हुई और उसने ब्रिटिश के अगेंस्ट में छोटी मोटी लोगों को इकट्ठा करके रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। बट वो ज्यादा लंबा कर नहीं पाई, क्यों? क्योंकि 1824 में उसको पकड़ लिया गया और 1829 में शी डाइड इन अ प्रिजन के अंदर ही वो मर गई। 1824 में उसको जेल में डाला और आफ्टर 5 years शी डाइड इन प्रिजन। बट उसका जो साथी था, जो पूरा जो चौकीदार था उसके साथ में संगोली के अंदर, ठीक है, जिसका नाम था रायन, उसने उसके ग्रुप को कंटिन्यू किया, जो रानी चन्नम्मा ने बनाया था उसके ग्रुप को उसने कंटिन्यू किया, उसको भी पकड़ लिया गया, है ना, और पकड़ने के बाद उसको सीधा फांसी की सजा सुना दी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से जो अपना चैप्टर है वो यही बता रहा है कि किस तरीके से कंपनी ने अपनी सुप्रीम पावर दिखाई और कैसे कैसे करके वो दूसरी स्टेट्स को अपने अंडर में कन्वर्ट करता गया। ये अपन ने देखा कर्नाटका की कहानी। अब अपन देखते हैं पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में कंपनी का इतना ज्यादा डर फैल चुका था कि लोगों को लगने लग गया था कि पंजाब जो है अब वो किसके अंडर में जाएगा, क्योंकि उस तरफ से रशिया भी आ रहा था, इस तरफ से कंपनी ग्रो कर रही है। तो कंपनी को डर किसका था, वहां के लोगों का या रशिया का? ऑब्वियसली बात है रशिया का, क्योंकि रशिया कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, तो कंपनी ने सोचा कि अगर मुझे रशिया को रोकना है कि वो इंडिया में ना आए, तो उसके लिए मुझे पंजाब में अपना सेटअप बिठाना पड़ेगा। अब पंजाब में सेटअप बिठाने के लिए वहां के जो सिख किंगडम है, जो वहां के पंजाबी है, जो अपना सिखिज्म है, उसको अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। ठीक है, जब वो कंट्रोल में आएगा तभी पंजाब कंट्रोल में होगा, और पंजाब कंट्रोल में होगा तो रशिया वहां पे एंटर कर ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, कंपनी ने सोचा कि कंपनी वांटेड टू गेट कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट पार्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। ठीक है, अब कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने अपना अफगानिस्तान जो है उसके ऊपर अपना अल्टीमेट कंट्रोल बनाना स्टार्ट कर दिया इनडायरेक्ट वे में। मतलब अफगानिस्तान में जाके वॉर कर लिया, लड़ाई कर ली। लड़ाई करने के बाद कि अफगानिस्तान जो है हमारा अंदर है, 1838 के अंदर उसने लड़ाई शुरू करी, एक वॉर लड़ा, 1842 के अंदर उसने वॉर जीत लिया। तो अफगानिस्तान के आप लोग जानते हैं, अगर मैप थोड़ा बहुत आपने देखा हो, ठीक है, तो अपना जहाँ पाकिस्तान हो, जो अपना पंजाब आता है, पंजाब के उधर पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान के जस्ट नीचे वाला एरिया जो है, जो पंजाब का अपना वेस्ट पार्ट जाएगा, वहां पे सिंध हो गया। ठीक है, तो और पाकिस्तान के अंदर जो अपना मेन अफगानिस्तान आ गया, उस थोड़ा सा ऊपर। मतलब कंपनी इस तरफ तो है ही सही अपने, धीरे धीरे उसने अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लिया। अफगानिस्तान के अंडर में आ गया तो ऑटोमेटिक उसने सिंध को भी अपने अंडर में ले लिया 1843 में। अब पाकिस्तान जो पंजाब है वो पूरा घिर चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा घिर चुका है कंपनी से। सिंध भी उसके अंडर में 1843 के अंदर, 1842 के अंदर अफगानिस्तान उसके अंडर में आ चुका है। जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह मरे 1839 के अंदर, सिख किंगडम के जो पंजाब के अंदर था सिखिज्म कल्चर, उसका जो राजा था महाराजा रंजीत सिंह, जैसे ही वो 1839 में मरे, कंपनी ने फटाफट से पंजाब के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे सिख किंगडम बहुत वीक हो चुका था। कंपनी ने 2 लड़ाइयां लड़ी वहां पे। उन दोनों लड़ाइयों के बाद जब सेकंड लड़ाई खत्म हुई 1849 के अंदर, पंजाब का किंगडम पूरा क्रश हो चुका था, खत्म हो चुका था। पर फाइनली पंजाब को अपने अंडर में उसने ले लिया कंपनी ने 1849 के अंदर। अब पूरा का पूरा पंजाब उसके अंडर में है, लेफ्ट हैंड साइड सिंध उसके अंडर में है, ऊपर अफगानिस्तान उसके अंडर में है, तो रशिया तो कहीं से एंट्री ले ही नहीं सकता। एक तरीके से रशिया की एंट्री खत्म। अब कंपनी का पूरा रूल हो गया। इस तरफ ईस्ट साइड कंपनी रूल कर ही रही थी, वेस्ट साइड कर ही रही थी,
अब धीरे धीरे वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी शिफ्ट होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या किया, अब जो उस टाइम 1848 और 1856 के अंदर जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी थे, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाल दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना कि अगर कोई राजा है जिसका किंगडम है, अगर कोई किंग है जिसका किंगडम है, उसके अंदर उसका कोई बेटा यानी डायनेस्टी अगर मेल पर्सन नहीं हुआ, अगर मेल हायर नहीं हुआ, तो वो टेरिटरी जो है ऑटोमेटिक कंपनी की मानी जाएगी। कोई वॉर नहीं लड़ना, कोई भी लड़ाई नहीं होगी। सिंपल क्या हो गया, अगर राजा मर गया और उसका कोई बेटा नहीं है उसकी टेरिटरी को संभालने के लिए, ठीक है, तो वो टेरिटरी ऑटोमेटिक किसकी हो जाएगी, कंपनी की हो जाएगी। मतलब कोई फाइट नहीं, कोई वॉर नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे राजा थे उस टाइम पे जिनके पास उनका बेटा नहीं था, उनकी डॉटर्स थी जिनको क्वीन बनाया जा सकता था, लेकिन कंपनी ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से क्या कर दिया, अपनी टेरिटरी को बहुत इजी तरीके से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत सारे किंगडम उसके अंडर में आए भी सही, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। आप देख सकते हैं 1848 से लेके 1854 6 साल के अंदर उसके अंडर में कितने आ गई, 6 किंगडम उसके अंडर में आ चुके थे, सिर्फ एक इस पॉलिसी की वजह से। ठीक है, पॉलिसी ध्यान से पढ़ना, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर इन हिज किंगडम, ठीक है, इट वुड बिकम अ पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। ठीक है, ऐसे करके 4 लगे। उसके बाद देखते हैं अवध। अवध में क्या हुआ, अवध का जो रूलर था, जो नवाब था, वो बहुत गंदी तरीके से वहां के लोगों को रूल कर रहा था, मिस रूल कर रहा था। तो कंपनी ने कुछ नहीं किया, कंपनी ने सिर्फ वहां के लोगों को आश्वासन दिया कि भैया हम इसके रूल को हटा देंगे, यहाँ से खत्म कर देंगे, अगर अवध जो है कंपनी के डिसीजन, कंपनी की पॉलिसी को मानना शुरू कर दे। और बहुत इजीली कंपनी ने अवध को एनेक्स कर लिया, अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि वहां का जो रूलर था, जो नवाब था, उसको फटाफट से कंपनी ने डिफीट कर दिया। और 1856 के अंदर अवध जो है वो भी कंपनी का हिस्सा बन गया। देख रहे बच्चों कैसे कंपनी ने पिछले 10-12 सालों में सबको अपने अंडर में लेती गई। पंजाब चला गया, सतारा चला गया, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, अवध, कर्नाटका, सब छोटे छोटे वॉर लड़े गए। स्टार्टिंग में मराठास को हराया, उससे पहले टीपू सुल्तान को हराया। कंपनी का एक ही मोटिव बन चुका था कि पूरे इंडिया में सिर्फ उसी का रूल चले, यानी ब्रिटिशर्स का, कोई भी कंट्री में आ ही नहीं पाए। उसने रशिया को रोक लिया पंजाब में से, जो नीचे डच और फ्रेंच आए थे उसने उसको हरा दिया वहां पे। ठीक है, अब कंपनी के अंडर में इंडिया का बहुत सारा हिस्सा आ चुका है, लेकिन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो कंपनी ने यही किया, ठीक है, अपना न्यू एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे सेटअप किया ताकि अपने अकॉर्डिंग कंट्री को वो रन कर सके, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, कंपनी के खुद के रूल्स, खुद के रेगुलेशन जो पूरी कंट्री फॉलो करेगी, खुद का पार्लियामेंट, खुद के डिसीजंस, खुद के जज। लेकिन वो कैसे होगा, तो कंपनी ने क्या कर दिया, बच्चों ध्यान से पढ़ना है, 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से याद भी कर लेना आप। फर्स्ट पॉइंट में आपको एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में कुछ भी नहीं, ये बोल रखा है कि जो रिफॉर्म्स हैं जो बनाए गए वो जस्टिस के बेसिस पे बनाए गए, है ना। जस्टिस के बेसिस मतलब जितना भी वहां पे लोग काम करेंगे वो सब के सब एक प्रॉपर रूल होगा, प्रॉपर रेगुलेशन होगा, प्रॉपर लॉज होंगे जो उसके बाउंडेड काम करेंगे। ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसने इंट्रोड्यूस किया। सेकंड पॉइंट में बच्चों ये बता रखा है कि एक नया सिस्टम बनाया गया जस्टिस का 1772 में। नया सिस्टम मतलब 2 तरह के कोर्ट्स बनाए गए, ठीक है, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को कहा गया फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट को कहा गया दीवानी अदालत। ठीक है, ध्यान रखना, क्रिमिनल कोर्ट को कहा गया फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट को कहा गया दीवानी अदालत। ठीक है, इन दोनों कोर्ट्स का मोटिव यही था कि जो भी लॉस के बियॉन्ड जाएगा, कंपनी उसके अगेंस्ट में केस लड़ेगी, उसके अगेंस्ट में केस लड़ा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया भैया, धीरे धीरे करके वो क्रिमिनल कोर्ट्स को अपना काजी बनाते गए और बनाते बनाते वो जो वहां का कलेक्टर था उसी के सुपरविजन में ये सारी की सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करी गई, है ना। अब जो दूसरे मौलवीज थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो अपने हेड होते हैं, जैसे अपने इंडिया में होता है ना ब्राह्मण पंडित, हिंदू पंडित, वैसे जो मौलवीज थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या कर दिया, अपना खुद का इंडियन लॉ, जो अपना भारतीय लॉ था, उसको इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया कलेक्टर के सामने कि भैया हमारे पास भी कुछ अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग रेगुलेशंस हैं, ठीक है, अगर वो भी इसका हिस्सा बन सके तो बहुत बढ़िया है। ऐसे करके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आते गए ब्राह्मण पंडित से, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। तुमको सोचो कि वॉरेन हेस्टिंग ने अपना खुद का जज बना दिया, ठीक है, ऊपर से मौलवी के, फिर ब्राह्मण इंडियन हिंदू पंडित के,
तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका था कि समझ में नहीं आ रहा किसका डिसीजन माने किसका नहीं माने, किसके रूल्स सही हैं किसके रूल्स रेगुलेशन सही नहीं है, कौन सा लॉ जो है वो यूनिफॉर्मिटी लाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ 11 पंडित, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, सिर्फ 11 पंडित को बोला गया कि आप लोग जितना हो सके उतना हिंदू लॉज को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें और उनकी एक प्रॉपर एक बुक बना के हमें दें। ठीक है, तो ऐसा करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 1775 में फाइनली वो बुक रेडी हो गई जिसके अंदर सारे के सारे हिंदू लॉज थे और उसको एनबी हेलेट ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर। और जिस तरीके से हिंदू पंडित को बोला गया अपने हिंदू लॉज बनाने के लिए, उसी तरीके से मौलवी को बोला गया कि आप मुस्लिम लॉ बनाइए और उसी तरीके से उसको एक बुक बना के कंप्लीट करके दीजिए। तो एनबी हेलेट ने क्या कर दिया, उस बुक्स को कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, जो हिंदू बुक बनी हिंदू लॉज की वो 1775 में रेडी हो गई थी और जो मौलवी की बुक बनी थी मुस्लिम की वो कंप्लीट हुई 1778, 3 साल के बाद। अब जब सारे के सारे लॉज अपने पास आ चुके हैं, अपने इंग्लिश लॉज अपने पास आ चुके हैं, अपने हिंदू पंडित लॉज अपने पास आ चुके हैं, अपने पास मुस्लिम कम्युनिटी के लॉज आ चुके हैं, तो एक तरीके से न्यू सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1773 के अंदर, जो सारे के सारे जो है इन लॉज के बेसिस पे डिसीजन लेगा, जजिंग करेगा। ठीक है, और एक तरीके से नया कोर्ट बनाया गया, इसका नाम रखा सदर निजामत अदालत। वो कैलकाटा में सेट हुआ, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वो नाम रखा गया। जैसे क्रिमिनल कोर्ट का क्या था, फौजदारी अदालत, सिविल कोर्ट का दीवानी अदालत, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का द सदर निजामत अदालत, जो कैलकाटा में सेट हुआ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट पॉइंट में बता रखा बच्चों कि जो कलेक्टर था उस टाइम पे, उस कलेक्टर का एक ही काम था कि जैसे भी करके जितना भी उन स्टेट्स में जहाँ पर कंपनी काम कर रही है वहां पे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या टैक्स जो टैक्सेस आ रहे हैं कंपनी के पास और जितना भी लोग काम कर रहे हैं वो सब लॉ के बाउंडेड में काम करने चाहिए, है ना। लॉ के बियॉन्ड कोई भी नहीं जाना चाहिए, उसके पास पूरी पावर होगी उस पर्टिकुलर एरिया की, उस एरिया का पूरा रेगुलेशन उसके अंडर में होगा। कल को अगर वो कुछ काम होता है उस एरिया में और अपने को लगता नहीं कि वो सही है तो कंपनी सीधा उसी को ब्लेम करेगी, ना कि वहां के सिटीजन्स को। आज देखते हैं ना बच्चे अपन, ये जितना भी अपन आप सिस्टम देख रहे हैं ये सारा अपने को वहीं से तो मिला है, पार्लियामेंट, लॉ, कोर्ट्स, अदालत, कलेक्टर, कलेक्ट्रेट, ये जितनी भी अपन चीज देख रहे हैं पावर्स के रिलेटेड, ये सारी अपने को उन्होंने ही डेवलप करके दिया और अपन उसी को ही फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये एक तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था जो सेटअप किया ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ने। ध्यान रखना, पहले क्या किया, एक स्फीयर ऑफ जस्टिस बनाना है, दूसरे पॉइंट में अदालत बना दी, तीसरे पॉइंट में हिंदू पंडित और मुस्लिम लॉ इनको कंपाइल किया गया, चौथे पॉइंट में क्या कर दिया, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और पांचवें पॉइंट में हर एक जगह पे कलेक्टर सेटअप किया गया और उसके लिए कलेक्ट्रेट बनाई गई ताकि वो बैठ सके वहां पर अपना काम कर सके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी आर्मी, बच्चों ये अपना इस सेशन का, इस पूरे चैप्टर का ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट टॉपिक है कंपनी आर्मी। इसमें सिर्फ अपने को ये देखना है कि कंपनी ने किस तरीके से पूरे इंडिया को अपने अंडर में लिया। पूरे इंडिया नहीं बच्चों, तुम देख सकते हो लास्ट में लिखा हुआ है 78%, ध्यान रखना 78%। मुझे इसमें जो कंपनी आर्मी के बारे में सिंपल सा पॉइंट है कि जिस तरीके से कंपनी ने अपनी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को चेंज किया, वॉरफेयर मतलब लड़ाई करने का तरीका, जिसको चेंज किया 1820 के बाद से, तब से कंपनी ने कितनी आसानी से अपने अंडर में जो एरिया है, टेरिटरी है, उसको कवर करती गई, कॉन्क्वर करती गई। ठीक है, 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ उसके स्टार्टिंग में एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाया गया, सोल्जर्स धीरे धीरे बढ़ते गए, उनको ट्रेनिंग दी गई यूरोपियन स्टाइल में, उन सबको सिखाया गया कि आपको मतलब यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं अपन कि हर चीज के लिए रेडी रहना। ठीक है, वो देखते ना अपन वो रस्सी के नीचे से करके चलते हैं, वैसी चीज है, वैसी ट्रेनिंग। ठीक है, हार्डकोर ट्रेनिंग उनको दी गई, प्रॉपर डिसिप्लिन को बताया गया, है ना। मतलब उनको बोला गया कि अगर आपको मरना भी पड़े कंपनी की वॉर के लिए या कोई भी लड़ाई हो तो उनकी लाइफ बाद में, पहले कंपनी को कॉल करना है। मतलब उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी, अगर लड़ाई होती है तो कंपनी के लिए उनको भले मरना भी पड़ेगा, तो इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी गई। ठीक है, जब ये सारी सेटअप हो चुका है, अब देखो कंपनी के पास सब कुछ है, अपना हाफ इंडिया है, कंपनी की आर्मी सेटअप हो चुकी है, कंपनी इंडिया में कोई आ नहीं सकता है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, स्टार्ट कैसे किया था अपने, ट्रेड टू टेरिटरी, कैसे एक ट्रेड जो है पूरी कंट्री का पूरी टेरिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपनी स्टार्टिंग में आई थी एक ट्रेड करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट की तरफ से आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब उसको लगा कि यहाँ पर फ्रूटफुल चीजें हैं, इंडिया एक रिसोर्सफुल लैंड है,
यहाँ पे हर तरह का रिसोर्सेज जो उनको चाहिए वो अवेलेबल है, तो कंपनी धीरे धीरे करके यहाँ पे रुकने लग गई। ठीक है बच्चों, आया समझ में? लास्ट लाइन जो है मैं रीड कर लेता हूँ। By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory। इंडिया का 63% के ऊपर कंपनी का डायरेक्ट रूल इंप्लीमेंट हो गया था, लग गया था। सोचो बच्चों 63%, ठीक है। और अबाउट 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब पूरे इंडिया की टेरिटरी का 63% कंपनी के अंडर में, और पूरे इंडिया का 78% पॉपुलेशन जो है वो कंपनी के अंडर में। मतलब एक तरीके से कंपनी अपना रूल सेटअप कर चुकी थी। 1857 में फाइनली कंपनी ने एक छोटे से ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया पूरी एक टेरिटरी में, ठीक है। और उसके बाद से अपने ऊपर ब्रिटिश रूल जो है स्टार्ट हुआ। 1857 से अपने ऊपर जो ब्रिटिश का रूल था वो चालू हो गया। जब अपन बोलते हैं ना 200 ईयर से स्टार्ट है, 200 साल से स्टार्ट है, वो 1650 से काउंट होता है बच्चों, क्योंकि 1650 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई थी। लेकिन कैसे कैसे वो कन्वर्ट हुई अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ा, कैसे कैसे अपने टेरिटरी को वो कन्वर्ट कर दी गई वो अपन लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है बच्चों, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके सारे सेशंस एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि अपने को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।